नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा में तहे दिल से आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी जल्दी से एक बार मेरे सभी प्यारे बच्चे, मेरे सभी शेर शेरनियां क्या है, लाइव आ जाइए और आज के अपनी एक बेहतरीन और एक नए सेशन और एक नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि मैं मैथ्स की क्लास लेता हूं, लेकिन अब से हमने एक नया क्या है भैया, एक कहते हैं एक नई शुरुआत करी है। यहाँ पर अब हम क्या है, पॉलिटी की क्लास भी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपके सामने पॉलिटी का क्वेश्चन है। तो बच्चों मेरी बात को थोड़ा सा 1 मिनट क्या है अच्छे से सुन लीजिए और हर एक बात को थोड़ा सा बारीकी से मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि अब यहाँ पर मैंने क्या है एक टारगेट बनाया है। क्या बनाया है? टारगेट। यानी कि हमारी जो ये अपना चैनल है, यहाँ पर हमारी मैथ्स की क्लास तो चलती चलती है। अब आज से मैंने क्या कर दिया है बच्चा, पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट कर दी है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे भैया, हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करेंगे। देन इसके बाद आपकी क्या होगी, इकोनॉमिक्स की क्लास भी होगी। उसके बाद आपके यहाँ पे ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट की भी क्लास यहाँ पर होगी और रीजनिंग की भी होगी और करंट अफेयर की भी होगी। अब तुम्हारे मन में सवाल होगा कि भैया इतनी सारी क्लासें कौन लेगा? अरे कौन नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका भाई मंजीत ही क्या है, ऑलराउंडर है। आपको बेफिक्र रहना है। आपको यहाँ पे टॉप लेवल के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो बच्चा आज पहली बार अपने भाई मंजीत के यूट्यूब चैनल और अपने परिवार पर आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना ना भूले। देखो यार, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। चाहे हम किसी भी सेगमेंट की बात करें, चाहे वो मैथ्स क्यों ना हो गया हो, रीजनिंग हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, आपके सामने एक क्वेश्चन होगा ना, मैं उस क्वेश्चन का पूरा डिटेल बताऊंगा, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करूंगा। उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड क्या है, मैं आप लोगों को सारी की सारी बातें बताऊंगा। बस आप लोगों से उम्मीद है कि आप थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करिए, क्वेश्चन कहता क्या है और आपको यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो चलिए आगाज करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन का। ये रहा बच्चा। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और इसका उत्तर देने की कोशिश करिए। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन, यानी कि जो आपका 42 अमेंडमेंट हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों से जानकारी ले रहा है। देखो, जैसा कि आपको यहाँ पर एक कीवर्ड मिल गया, 42वां संविधान संशोधन, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हुआ है आपका 1976 के अंदर हुआ है। और ये किसके द्वारा किया गया था भैया? ये किया गया था भारत की बेटी यानी कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा इसको यहाँ पर लागू किया गया था। यानी कि 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा यहाँ पर किया गया था। और इसी को ही हम क्या कहते हैं बच्चा? इसी को ही हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि मिनी संविधान हम इसे कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को हम मिनी, यानी कि बच्चा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या आप इसे कह सकते हैं लघु संविधान। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इनका मर्म इतना बड़ा है कि बड़े से बड़े क्वेश्चन यहाँ पर बन जाते हैं। आप कहीं पर भी इन क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोग को प्यारी प्यारी सी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। सुनिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया और 42वें संविधान संशोधन को ही हम मिनी संविधान या लघु संविधान यहाँ पर कहते हैं। और इस संविधान के द्वारा जो भैया यहाँ पर हमारी प्रस्तावना है, यानी कि जो प्रियम्बल है, उसके अंदर यहाँ पे एक शब्द जोड़ा गया जिसे हम कहते हैं समाजवादी। फिर इसके बाद यहाँ पर जोड़ा गया है एक शब्द और जिसे हम कहते हैं धर्म निरपेक्ष। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? धर्म निरपेक्ष। और उसके बाद यहाँ पर आप कहेंगे भैया एक शब्द और जोड़ा गया है अखंडता। यानी कि इन तीन तीन वर्ड को क्या है, प्रियम्बल के अंदर जोड़ा गया है। इतनी बात
समझे या नहीं समझे। और मैं बातें बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। लेकिन मोटी मोटी बातें मैंने यहाँ पर बता दी है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आप लोगों से दिया गया है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चा, आप कहेंगे भैया यहाँ पर लिखा हुआ है गणतंत्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चा, गणतंत्र लिखा हुआ है। तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन है सेकंड और थर्ड, यहाँ पर कहेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट और सेकंड, उपयुक्त में से एक से अधिक, और यहाँ पर क्या कहेंगे भैया, अरे कहाँ गया, एक मिनट भैया, और क्या कहेंगे भैया, आप कहेंगे उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर उत्तर देने की कोशिश करिए, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा भैया फर्स्ट और सेकंड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भैया 42वां संविधान संशोधन 1976 भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण संशोधनों में से एक संशोधन था। इसे इंदिरा गांधी जी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अधिनियमित किया गया। इसे हम मिनी संविधान या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और इस संविधान अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता पदों को यहाँ पर क्या है भैया जोड़ा गया। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट को और सुन लीजिए जो आप लोगों के लिए यहाँ पर बड़े अच्छे होंगे। भैया जी सुनिए, जो 42वां संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से 5 विषयों को, किसको भैया, 5 सब्जेक्ट को, किसको है बच्चा, 5 सब्जेक्ट को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है बच्चा। और यहाँ पर जो सबसे पहला था वो क्या था भैया, हमारा शिक्षा था। क्या है भैया, आप कहेंगे सबसे पहला था हमारा शिक्षा। उसके बाद कहेंगे हम यहाँ पर वन, थर्ड यहाँ पर क्या था हमारा, यहाँ था बाट और माप। क्या है बच्चा, बाट और माप। अगर मैं यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर आएगा न्याय प्रशासन। क्या आएगा मेरे लाडलो, न्याय प्रशासन। और जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर जोड़ा गया था वो जोड़ा गया था वन्य जंतुओं, क्या लिखेंगे, वन्य जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, वन्य जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण। ये जो 5 ऐसे विषय थे, यानी कि 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जो आपका राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंदर क्या कर दिए गए थे भैया, आप लोगों के ट्रांसफर कर दिए गए थे। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन की डिमांड क्या है उसको आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन कहता है कि भैया भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस पर आधारित है। आप लोगों को जब ये शब्द आता है प्रियम्बल, यानी कि ये जो शब्द आता है प्रस्तावना, तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रस्तावना है 13 दिसंबर 1946 यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या करी गई थी भैया, पेश की गई थी। मतलब कहने का है मतलब क्या है, सुनिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित थी। क्या है ये, हमारी प्रस्तावना। और भैया इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को अपना लिया गया था। क्या कर लिया गया था भैया, अपना लिया गया था। समझे या नहीं समझे, बेसिक सी बात है। क्या यहाँ से हमें भारत के दर्शन की बात आती है भैया, प्रस्तावना में ऐसा कुछ नहीं है। धार्मिक अवधारणा की बात होती है, ऐसा कहीं पर भी नहीं देखने को मिलता। लेकिन इसको पढ़ते हैं जब आप कि उद्देश्य प्रस्ताव का जो मसौदा तैयार किया गया और पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया, आपको पता ही है, मैंने अभी बताया कि भैया 13 दिसंबर, क्या है भैया 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या है भैया इसे पेश किया गया था। इतनी बात समझे या नहीं समझे। अब मैंने कहा था ना कि भैया क्वेश्चन का क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है। तो चलिए क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। अब भैया जो हमारा ये प्रस्तावना है, जो हमारी ये प्रियम्बल है, इससे हमें क्या क्या पता चलता है, तो सुनिए मेरी बातों को। प्रस्तावना मूल रूप से निम्नलिखित चीजों यानी कि वस्तुओं का एक विचार देती है। मतलब ये बताती है, मतलब ये हमें क्या क्या बताती है ये समझने की कोशिश करिए।
अब देखिए प्रस्तावना क्या है, आप कहिए भैया ये हमारा क्या है, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारा संविधान का स्रोत है। अगर मैं अगले पॉइंट की बात करूं भैया, यहाँ पर क्या है, ये भारतीय राज्य की जो प्रकृति है उसको यहाँ पर बताती है। इसके बाद अगर बात करें इसके उद्देश्यों को क्या करता है, ये यहाँ पर विवरण किया गया है। फिर उसके बाद आता है और इसमें इसे अपनाने की तिथि के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के पीछे जो आदर्शों को जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा निर्धारित किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या है भैया यहाँ पर अपना लिया गया। और एक बात को और सुन लीजिए, अगर आपको यहाँ पर एक बात और पता होनी चाहिए कि भैया जो ये प्रस्तावना है अदालत में लागू, यानी कि भैया यहाँ पर चैलेंज करने के योग्य नहीं है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को बताती है, और जब भाषा अस्पष्ट पाई जाती है ना, तो यहाँ पे जो लेख होते हैं इसकी व्याख्या से ही, मतलब इस प्रस्तावना की मदद से ही क्या है भैया हम यहाँ पे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और देखो भाई एक्चुअली क्या है, आज मेरी फर्स्ट क्लास है तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे हेजिटेशन हो सकती है, लेकिन क्या है बच्चा, आप लोगों का साथ अगर रहेगा तो काफी अच्छे लंबे सफर तक हम यहाँ पर क्या है भैया चलते रहेंगे। तो यहाँ पर आपका जो उत्तर आएगा, आप लोग का यहाँ पर जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा भैया, ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी द राइट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर क्या कहता है, उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए और बताइए मुझे क्वेश्चन ने क्या कहा है। क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य के बारे में गलत है। यानी कि आपको यहाँ पर क्या बताना है, रोंग बताना है। ठीक है बच्चा, तो पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन कहता है कि भारतीय राज्य किसी भी विशिष्ट धार्मिक समूह द्वारा शासित नहीं है। ठीक है भाई, अगले ऑप्शन की बात करते हैं कि राज्य किसी विशेष धर्म को लागू नहीं करता है और ना ही व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है, ना ही व्यक्तियों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनता है। अच्छा रे, ऐसा है। ठीक है भैया, राज्य सरकारी संस्थानों को एक विशेष धर्म के लिए विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने की अनुमति देता है। क्या करता है भैया, बढ़ावा देने की अनुमति देता है। अच्छा रे भैया, प्रस्तावना हमें ये बताती है, मतलब भारतीय संविधान हमें ये बताता है। अच्छा भैया, तो यहाँ पर अगला क्या कहता है, उपरोक्त में से एक से अधिक और इसमें से कोई सा भी नहीं। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पर समझने की कोशिश करिए। लेकिन अब यहाँ पर एक शब्द आपने देखा जिसे हम कहेंगे भैया धर्मनिरपेक्ष। अब इसका मतलब क्या होता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, इस बात को डिटेल में समझिए। देखो यार, यहाँ पर मतलब क्या है समझिए कि देखो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ यह है कि वह देश और उसके लोगों के लिए किसी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। समझिए भैया, अगर मैं हिंदू हूं तो अगर यहाँ पर हम भारत में सिर्फ हिंदुओं को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, अगर मैं यहाँ पर सब मुस्लिम है तो सिर्फ सबको यहाँ मुस्लिमों को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर मतलब क्या है कि भैया जो भी यहाँ पे जितने धर्म बस रहे हैं सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है भारतीय संविधान के अनुसार। ठीक है, इतनी बात समझिए। धर्मनिरपेक्षता एक ऐसा सिद्धांत है, एक ऐसा प्रोसेस है जहां सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान दर्जा, मान्यता और समर्थन दिया गया है। इतनी बात को समझे या नहीं समझे, और राज्य यहाँ पर किसी भी धर्म को अलग से बढ़ावा देने को क्या है भैया समर्थन नहीं करता है। इतनी बात हमेशा याद रखना। मेरी बात समझे या नहीं समझे, यहाँ पर क्या बोला कि राज्य सरकारी संस्थानों को एक विशेष धर्म के लिए विशिष्ट मूल्यों को प्रदर्शित करने और बढ़ावा देने की अनुमति करता है। अरे क्या भैया, जो राज्य का मतलब यहाँ पर क्या है, सरकार। क्या भैया यहाँ पर आपको कोई क्या है, मतलब ऐसा सरकारी संस्थान देखने को मिलता है जो अपने विशेष धर्म को क्या है भैया आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? तो आप कहिए नहीं भैया। तो यहां से जो उत्तर होगा जो गलत है वो आप लोगों का क्या हो जाएगा भैया, आप लोगों का यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड।
और आप लोगों को देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पर आर्टिकल 28 किसकी बात की जाए बच्चा, अगर हम बात करें यहाँ पर आर्टिकल 28 के अनुसार कोई भी सरकारी संस्था धार्मिक निर्देश नहीं दे सकती या धर्म से संबंधित मूल्यों को बढ़ा नहीं सकती, स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 28 के अंदर लिखा गया है। समझे या नहीं समझे, इतनी बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, पढ़े लिखे बच्चे हो। अगर एक शब्द और यहाँ पर आप देखोगे, यानी कि धर्मनिरपेक्ष क्या है बच्चा, अगर मैं यहाँ पर देखूं धर्मनिरपेक्ष, तो आपको मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया कि भैया धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में शामिल किया गया, जिसका साधारण रूप में अर्थ क्या था कि भारत में सभी धर्मों को राज्यों से समान सम्मान, सुरक्षा और समर्थन प्राप्त होगा। ठीक है, इतनी बात समझे या नहीं समझे, अरे हाँ या ना। ठीक है, तो आप लोगों को बेसिक बेसिक सी बात पता होना चाहिए कि मैंने अभी बताया कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंदर हमारा जो यहाँ पे शब्द था धर्मनिरपेक्ष, इसको क्या है इंक्लूड यहाँ पर किया गया है। क्लियर है, तो यहां से आपको पता चला कि आप लोगों का जो उत्तर है, जो आप लोग का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। मैंने यहाँ पर अनुच्छेद भी बताया कि कौन से अनुच्छेद के अंदर यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या है मनाही है सरकारी संस्थानों को किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ावा देने के लिए, अनुच्छेद 28 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ यहाँ पर बढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। संविधान के प्रस्तावना की कानूनी और वैधानिक प्रकृति क्या है, यह परिवर्तनीय है, यह परिवर्तनीय नहीं है, इसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, या इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने, बताइए क्या है। आप लोगों को मैंने पहले पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि भैया वो भारतीय जो संविधान की प्रस्तावना है, ये किसी भी अदालत के अंदर भैया जी चैलेंज करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो ये परिवर्तनीय तो नहीं होगी। इतनी बात समझे या नहीं समझे, अब मेरी बात सुन लीजिए। हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, आपको पता है, लेकिन अदालतों द्वारा लागू करने योग्य नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो बातें लिखी गई हैं हम इसे लागू नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो अदालतें प्रस्तावना में अंतर्निहित विचारों को लागू करने के लिए भारत सरकार के खिलाफ आदेश पारित नहीं कर सकती, लेकिन उन्हें क्या है भैया सुझाव दे सकती है कि भैया आप इस काम को लागू कर लीजिए, और जब राज्य उस काम के लिए क्या है भैया क्या एलिजिबल होगा तो वो काम अपने आप कर लिया जाएगा। इतनी बात समझे या नहीं समझे भैया जी, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। और यहाँ पर एक शब्द आया है प्रस्तावना, आपको दोबारा, अरे कहाँ गया, आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना। क्या कि देखिए, प्रस्तावना एक प्रारंभिक वक्तव्य है जो संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है। इसके अनुसार भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान के मूल तत्व में निहित है। प्रस्तावना मतलब क्या है, देखो संपेक्ष क्या नाम है, संविधान के उद्देश्यों को दो तरीकों से समझाती है। पहला क्या है कि शासन की संरचना के बारे में, और दूसरा स्वतंत्र भारत में हासिल और ग्रहण किए जाने वाले जो आदर्श है उनके बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि भैया संविधान जो क्या मतलब प्रस्तावना है संविधान की कुंजी या आत्मा कहा जाता है। भैया जी प्रस्तावना को हम संविधान की कुंजी या भैया संविधान की आत्मा कहते हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और इसका जो आंसर था वो मेरा क्या था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरा सेकंड था। मैं एक बार चेक कर लेता हूं यहाँ पे चीजें चल रही है प्रॉपर तरीके से या नहीं चल रही है। आप कहेंगे बिल्कुल भैया गजब, अरे ये क्या हो गया, गजब तरीके से क्या है यहाँ पर दौड़ रही है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन का यहाँ पर क्या है आंसर देने की कोशिश करें और बताइए क्या कहता है। बड़ा ही प्यारा और मधुर क्वेश्चन है, बताइए, सुनिए क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे पंडित ठाकुरदास
भार्गव द्वारा संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। अरे ढक्कनो, मैंने अभी बताया तुम्हें कि भैया हम यहाँ पर संविधान की प्रस्तावना को क्या भैया क्या है, संविधान की कुंजी या आत्मा भी कह सकते हैं। तो क्या आप यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देने में असमर्थ हैं? यहाँ पर पूछा क्या है, संविधान की आत्मा पूछी है, और संविधान की आत्मा क्या है, संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? मेरी बात को समझ लीजिए भैया। संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था पंडित ठाकुर दास। भार्गव ने प्रस्तावना के महत्व को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया था। उन्होंने बताया क्या था, सुनिए। उन्होंने कहा था कि भैया जो प्रस्तावना है संविधान का सबसे प्रमुख भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह संविधान का एक गहना है, यह एक उचित पैमाना है जिससे कोई भी संविधान के मूल्य को माप सकता है। इतनी बात समझे या नहीं समझे? और आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया, और जिसके बाद भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में इसे क्या है भैया, मनाया जाता है। बोलो हाँ या ना? इतनी बात समझे या नहीं समझे? अरे बताइए मुझे, क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए भाई, और देखो एक बात और बताता हूं। देखो अब यहाँ पर अगर हम अंदर घुस ही रहे हैं तो प्रस्तावना के बारे में आपको पता होना चाहिए कि देखो 1960 की बात करते हैं हम, किसकी बात करते हैं भैया, 1960 की बात करते हैं। तो यहाँ पर एक केस आता है जिसका नाम क्या है, बेरूबारी केस। क्या आता है बच्चा? बेरूबारी केस। थोड़ा सा ध्यान से देखना। 1960 के अंदर एक बेरूबारी केस आता है, और फिर 1973 में हमारा यहाँ पर आता है केशवानंद भारतीय केस। क्या आता है बच्चा? केशवानंद भारतीय केस। अब भैया इन दो केस के अंदर क्या हुआ, जहां पर प्रस्तावना में आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। सुनिए, बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। सुनिए, जो हमारी प्रस्तावना है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं हो सकती। लेकिन 1973 में जब भारत को क्या नाम है, केशवानंद भारती का केस आता है, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट देती है और कहती है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है। यानी कि संसद इसमें क्या नाम है, संशोधन कर सकती है, जैसा कि संविधान के किसी अन्य प्रावधान के अंदर करती है। बस शर्त यह है कि संविधान की मूल संरचना को क्या है, ठेस ना पहुंचे। भाई सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि संविधान ये ये जो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा होने के साथ साथ भैया जी क्या है, यहाँ पे संशोधन हो सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में क्या है, बदलाव नहीं कर सकती। और एक बात और सुन लीजिए, इस समय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान का एक हिस्सा होने के नाते प्रस्तावना को जो अनुच्छेद 368 है यानी कि 368 है भैया जी, इसके तहत किए गए संविधानिक संशोधनों के अधीन किया जा सकता है, लेकिन इसकी मूल संरचना के अंदर क्या है भैया, बदलाव नहीं होना चाहिए। और एक बात और याद रखना, यहां से आपको पता चला कि प्रस्तावना क्या है, संविधान की कुंजी, आत्मा, गहना ये है। लेकिन यहाँ पर हमारे भीमराव अंबेडकर साहब ने एक बात कही थी कि जो आप लोगों का आर्टिकल 32 है, क्या है भैया, अनुच्छेद 32 है, ये संविधान का हृदय और आत्मा है। क्या है बच्ची भैया, संविधान का हृदय और आत्मा है। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है या नहीं है? और भैया जो संविधान क्या नाम है, संविधान का अनुच्छेद 32 है, ये क्या है भैया, यहाँ पर लिखा गया है संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार के अधिकार। ठीक है, इतनी बात समझे या नहीं समझे?
क्लियर होगा, मेरे हिसाब से कोई दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो लाडलो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अरे आ जा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर क्या है आप कहेंगे भैया, यहाँ पर हम चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है भैया, तो देखिए कहता क्या है, सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं लिखा गया है। क्या नहीं लिखा गया है, हमारी संविधान की प्रस्तावना के अंदर नहीं लिखा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। और जैसा कि अगर आपको देखो आप तैयारी कर रहे हो तो एटलीस्ट मैं ये एक बात हमेशा कहता हूं कि आपको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कंटेस्ट होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या कहती है, सुनिए कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण क्या नाम है प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, सुनिए यहाँ पे शब्द आ रहे हैं उन बातों को, अरे यार ये कहाँ गायब हो गया। यहाँ पर क्या मतलब मैं बोल रहा हूँ, प्रस्तावना को सुन लेना ध्यान से कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को हम भैया इसे क्या करते हैं, इसे संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। समझे या नहीं समझे बता दो मेरे प्यारे प्यारे ढकनों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों को कोई दुख तकलीफ तो नहीं यहाँ पर हुई, मेरे हिसाब से तो आपको होना चाहिए। लेकिन देखिए आपने यहाँ पे एक शब्द है साम्यवादी, अब यार ये साम्यवादी शब्द कहाँ से आ गया, तो क्या है भैया आप लोगों ने साम्यवादी शब्द का यहाँ पर क्या है नाम नहीं सुना। मेरे हिसाब से तो आपको यहाँ पे प्रस्तावना भी समझ में आ गई, क्योंकि देखो जैसे मुझे याद है आप लोगों को भी क्या है भैया याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर याद कर लोगे ना तो चीजें क्या है बड़ी आसान हो जाएगी। अरे बताइए यहाँ पर क्लियर है या नहीं है किसी भी बच्चे को, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। क्लियर है। देखो अगर आप लोगों को यहाँ पर बहुत प्यारी प्यारे से क्वेश्चन है, डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है बच्चा, क्लियर है तो कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, बताइए यहाँ पर, बताइए मुझे। ठीक है चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करना, प्लीज थोड़ा सा फोकस करिए। और आज मेरी पहली क्लास है, धीरे धीरे क्या है भैया हम भी यहाँ पर चीजों को अच्छा बोलने लग जाएंगे। मैथ्स में तो काफी समय हो गया है, इसमें भी पढ़ाते पढ़ाते पूरे परफेक्ट होंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या है भैया यहाँ पर ली गई है। अब मेरी बात को सुनिए, आप लोगों ने संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले कहेंगे इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का महाभियोग आपने क्या है अमेरिका से लिया है। भैया जी जो आपके यहाँ पे राष्ट्रपति हैं और उपराष्ट्रपति हैं उनके कार्य क्या होंगे आप लोगों ने अमेरिका से लिया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो क्या नाम मतलब पदयुक्ति होगी, मतलब किस किस तरीके से उनको यहाँ पर पोजीशन मिलेगी वो यहाँ पर लिया गया है। यहाँ पर आप कहेंगे फंडामेंटल राइट्स लिया गया है, यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू यानी कि न्यायिक समीक्षा ली गई है, और यहाँ पर कहेंगे भैया यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ये 5 ऐसे बिंदु हैं जो आप लोगों के संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। कहां से लिए गए हैं मेरे बच्चा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। इतनी बात समझे या नहीं समझे। और देखो यार आपको हमेशा याद रखना कि जो संविधान की प्रस्तावना है उसके अंदर जो मेन शब्द है, एक है संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य न्याय स्वतंत्रता समानता और भाईचारा। आपको ये बात यहाँ पर पता होनी चाहिए थी। चलिए भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। कहाँ बढ़ जाते हैं,
मेरे प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों को सही क्रम में बताइए। क्या बताना है? सही क्रम में बताना है। बताओ रे मुझे। देखो यार बड़ा आसान तरीका था, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, तो देखो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। अरे कहाँ गया? देखो सबसे पहले क्या आता है मेरे बच्चों? न्याय आता है। क्या आता है? न्याय। फिर उसके बाद हमारी यहाँ पर क्या आती है? आप कहेंगे भैया स्वतंत्रता आती है। फिर हम कहेंगे भैया यहाँ पर क्षमता होगी। फिर हमारा यहाँ पर क्या आएगी? बंधुत्वता। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए न्याय कहाँ से स्टार्ट है? न्याय यानी कि यहाँ पर न्याय नहीं, यहाँ पर न्याय नहीं, यहाँ पर न्याय नहीं, तो आप लोग का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फोर्थ विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? अब देखो एक एक शब्द को थोड़ा सा मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूं कि आखिर कहता क्या है। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर क्या देखा है भैया? आप कहेंगे यहाँ पर आप लोगों ने देखा है न्याय। तो सुनिए, समाज में व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक है, आपको पता है, जिसका वादा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से मिलता है। यानी कि समाज के अंदर एक क्या है भैया, अच्छे तरीके से सारी चीजें सेट होकर रहे, तो ये चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं? ये हमें देखने को मिलती है भैया फंडामेंटल राइट्स और भैया डीपीएसपी के ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जहां पर हमें न्याय की बातें कर रखी है। अब ठीक है बच्चा, क्लियर है या नहीं है? अब यहाँ पर शब्द आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता शब्द का अर्थ क्या है कि लोग अपने जो मतलब लोगों के जो जीवन शैली है, भैया जीवन शैली को चुनने, मतलब क्या नाम है, चुनने, राजनीतिक विचार रखने, समाज में व्यवहार करने की स्वतंत्रता। ठीक है बच्चा, यहाँ पर देखो भाई ये सारी क्या है? स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का मतलब कुछ भी करने की आजादी नहीं है, इतनी बात को समझिए। भैया जी मुझे क्या है? मुझे बिजनेस करने की स्वतंत्रता है, तो क्या मैं यहाँ पर गांजे का बिजनेस कर सकता हूँ? नहीं ना, वो क्या है? इलीगल है, समझिए। लेकिन मैं यहाँ पर इंस्टीट्यूट खोल सकता हूँ, ये भी क्या है? एक व्यापार है, ये भी क्या है? लोगों का रोजगार है। मैं यहाँ पर भैया अलग अलग क्या है? कंपनियां खोल सकता हूँ। तो समझे, इस बात को समझे। तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता, इसके द्वारा कानून ने क्या है? अलग अलग यहाँ पे प्रावधान बनाए हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर बनाई है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एक शब्द है समता, या आप इसे कह सकते हो समानता। भाई इसका अर्थ क्या होता है कि समाज के किसी भी वर्ग को कोई विशेष विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है और सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के हर चीज समान अवसर दिए गए हैं और कानून के समक्ष हर कोई क्या होता है? यहाँ पर बराबर। एक रफली बात यहाँ पर समझाने की कोशिश करी। फिर यहाँ पर आता बंधुत्व, और बंधुत्व का जो अर्थ है इसका मतलब होता है भाईचारे की भावना रखना। देश और भैया देश के जो भी लोग हैं उन सब के अंदर एक दूसरे के अंदर क्या है? भाव होना भाईचारे का। और भैया यहाँ पे राष्ट्र के प्रति गरिमा और एकता को बढ़ाने में क्या है? हेल्प करना। एक ये सिंपल सा कंसेप्ट है, इतनी बात समझे या नहीं समझे? चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है? आप लोग क्या करिए भैया, उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा 6:04 हो गए, एक्चुअली मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अलार्म मेरा बज गया, एक बार 5 बजे का बचा, एक बार ये। चलिए इस क्वेश्चन का पढ़ लेते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर देने तक मैं पानी पी लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? बताइए भैया, बताइए मुझे। आप लोगों ने समाजवाद पढ़ा था, आप लोगों ने लोकतांत्रिक पंथ निरपेक्ष संघवाद पढ़ा था। देखो यार आपके यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होनी चाहिए थी कि सर संघवाद कहाँ से आ गया? यार ये संघवाद कहाँ से आ गया? ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो आप लोग का यहाँ से उत्तर क्या हो जाएगा? आपको पता चलना चाहिए, यहाँ से जो उत्तर होगा वो हमारा संघवाद होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में यहाँ पे समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, यहाँ पर पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, इतनी बात पता है या नहीं है? यानी कि यहाँ पर क्या है? अरे आ जा भाई, एक मिनट भैया, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसे भी 42वें संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर जोड़ा गया था और ये तो हमारा था ही। तो आप लोग का यहाँ पर क्या है भैया? उत्तर जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा।
तो चलिए बच्चा, मैं इतने पानी पी लेता हूं, तो प्लीज आप लोग क्या है इसका उत्तर दीजिए, और उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। मैं पानी पी रहा हूँ भाई। एक मिनट, क्लास देख लो भैया, चल रही है नहीं चल रही है, फिर तुम कहो। हम्म, हैं? चलिए, बहुत बेहतरीन, बहुत गर्दा कटा हुआ है, मजा आएगा, दिल खुश हो जाएगा। कहाँ तक? यही था क्या? हाँ, बताना कौन सा क्वेश्चन था भैया। अरे यार। हाँ, चलिए भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है बता दीजिए मुझे। कहता है कि संविधान के प्रस्तावना की कानूनी और वैधानिक प्रकृति क्या है। शायद ये हम कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो चलिए, अगले क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फटाफट से मेरे सभी बब्बर शेर शेरनियों यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है बच्चा। तो देखो यार, प्रस्तावना पर इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, आप ना चौंक जाओगे। और हर एक एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे यूपीएससी की बात क्यों ना करें। एग्जामिनर मतलब सच में है ना, बड़ा तेज है भाई। हैं, और तुम लोग समझ ही ना रहे कि क्या चाहता है एग्जामिनर। चलिए बताइए। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है। किसे माना गया है? निर्देशों का साधन माना गया है। क्या प्रस्तावना को आप कहेंगे ठीक है भैया, अच्छा प्रस्तावना है। क्या यहाँ पे राज्य के नीति निर्देश तत्व हैं? क्या मौलिक अधिकार है? क्या मौलिक कर्तव्य हैं? तो आप लोग यहाँ पर मुझे बताने की कोशिश करें। बताइए भैया क्या है, बताइए मुझे यहाँ पर क्या है। और देखो मेरे बच्चों, मेहनत कर लो एक बार से 10 से। अगर आपने सच में मेहनत कर ली ना, सच में इतना मतलब जीवन सक्सेस हो जाएगा कि वो कहते हैं ना कि एक बार की मेहनत है यार। बस एक बार की मेहनत, अगर एक बार मेहनत हो गई ना, तो लाइफ इतनी मतलब सेट हो जाएगी कि आप मतलब कभी भी लाइफ में परेशान नहीं होगे। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आप लोग पढ़ने की कोशिश करो, आप लोग क्या है भैया, मेहनत करने की कोशिश करो। अगर आपके अंदर जुनून है कुछ कर दिखाने का, तो कोई माई का लाल नहीं आपको यहाँ पर रोक सके। तो बताइए यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो आप लोगों का, अरे कहाँ गया, यहाँ पर जो आंसर होगा मेरे शेरों, वो आप लोगों का क्या होगा, डीपीएसपी। क्या होगा मेरे बच्चों? डीपीएसपी होगा। अब ना यहाँ पर इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम कर लेते। अरे यार, ये पेन देखो, ये होता है गरीबी में दिक्कतें। चलिए सुनिए। देखो बच्चा, जो भी आपका यहाँ पर क्या है, डीपीएसपी है, ये कहां से कहां तक आता है आपको पता होना चाहिए। ये भाग 4 में है। कहाँ है बच्चा? ये हमारा भाग 4 में है। और अगर मैं इसके अनुच्छेदों की बात करूं, किसकी बात करूं, इसके अनुच्छेदों की बात करूं, तो ये अनुच्छेद 36 से लेकर कहां तक है बच्चा? 51 तक है। कहां तक है भैया? आप कहेंगे ये हमारे 51 तक है। क्लियर है या नहीं है? अरे हाँ या ना? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमारा क्या है, ये गायब क्यों हो जाता है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमारे जो मौलिक अधिकार है, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है, ये हमारे कहाँ आते हैं? ये हमारे आते हैं भाग 3 में। और यहाँ पर जो अनुच्छेद है, और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है। कहाँ तक है बच्चा? 12 से लेकर 35 तक है। अब ठीक है, अगर यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें, यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार है, ये हम सॉरी मौलिक कर्तव्य हैं, ये हमारे कहाँ आते हैं? भाग 4 क्लोज 1 में आते हैं, यानी कि भाग 4 खा में आते हैं। और ठीक है, और से मेरी बात को सुनो। इसे भी कब जोड़ा गया था भैया? इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे भी क्या किया गया था? ऐड किया गया था। और भैया ये अनुच्छेद कौन सा है? आप कहेंगे भाई ये जो अनुच्छेद है, ये है मेरा 51A, यानी कि 51 का है। इतनी बात समझे या नहीं समझे? इतनी बात को समझने की कोशिश करना। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पर बातों को समझाता हूँ,
यहाँ पर कितने 1976 के अंदर कितने फंडामेंटल जो ड्यूटी है यानी कि मौलिक कर्तव्य है भी जोड़े गए थे? आप कहेंगे भैया 11 जोड़े गए थे। लेकिन भैया हमारा एक होता है 86वां, क्या होता है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर होता है। 11, सॉरी यहाँ पे 10 थे, मेरे हिसाब से 10 थे। यहाँ पर क्या है भैया 11वां जोड़ा गया है। देखो यार मुझे एक्चुअली यहाँ थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, पर मेरे हिसाब से ये थे कि यहाँ पर हमें पहले 10 जोड़े गए, फिर 11वां कब जोड़ा गया था यहाँ पर। हाँ सही है, देखो हाँ हाँ, पहले क्या, देखो भैया सुनिए, मूल रूप से जो कर्तव्यों की जो संख्या थी वो 10 थी, लेकिन बाद में जब 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर होता है, उसके माध्यम से हम 11वें मौलिक कर्तव्यों को यहाँ पर क्या है जोड़ देते हैं। और भैया ये किसकी सिफारिश पे जोड़ा गया? ये स्वर्ण सिंह समिति ने भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की क्या करी गई थी भैया? यहाँ पे सिफारिश की गई थी। और भैया ये क्या है हमारे, ये हमारे परिवर्तनीय नहीं है, समझिए मौलिक अधिकार क्या है हमारे, परिवर्तनीय हैं। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं डीपीएसपी की बात करूं तो ये किसी भी कानून को बनाने के लिए सरकार को निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। इतनी बात समझे या नहीं समझे? अगर मैं कह दूं तो भैया ये कहाँ से लिए गए हैं? ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं मेरे बच्चों? आयरलैंड से लिए गए हैं। इतनी बात समझे या नहीं समझे? ये हमारा कहाँ से लिया गया है? ये हमारा यूएसए से लिया गया है। इतनी बात आप लोगों के भेजे के अंदर घुस गई होगी। ठीक है बच्चा, तो चलिए यहाँ पे जो आप लोग को आंसर हो जाना था वो क्या होना था, यहाँ पे सुनिए क्वेश्चन को देखिए। निर्देशों का साधन क्या है? निर्देशों का साधन। और मैंने कहा यहाँ पर जो ये डीपीएसपी है ये क्या है भैया? किसी भी कानून को बनाने के लिए सरकार को निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए बच्चा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पर? जल्दी जल्दी से मुझे भैया जवाब दीजिए। क्वेश्चन को देखिए, देखिए, अबे यार एक, देखिए ये रहा कि संविधान मतलब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? अरे भाई अभी बताई थी ये सारी बातें, और ये बातें क्या है रिपीट हो जाती है, यानी कि हमने जोड़ा था समाजवादी। क्या जोड़ा था भैया? समाजवादी जोड़ा था। देखो आपको पता है कि जब हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है तो हम यहाँ पर 3 शब्दों को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं? 3 शब्दों को जोड़ते हैं। सबसे पहला हमारा क्या था भैया? समाजवादी। क्या था भैया? आप कहेंगे समाजवादी। उसके बाद यहाँ पर क्या था भैया? पंथ निरपेक्ष। क्या था बच्चा? पंथ निरपेक्ष। और उसके बाद यहाँ पर क्या था भैया? अखंडता। तो ये क्या है बच्चा? आप लोगों के 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या है बच्चा? यहाँ पर जोड़े गए। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। और देखो मैं आपको एक प्रस्तावना की बात करूं तो अगर मैं आपसे जानना चाहूं कि यहाँ पे जो न्याय है वो कितने तरह के हैं, न्याय है वो कितने तरह के हैं, बताइए मुझे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो प्रस्तावना के अंदर जो न्याय है वो हमारे 3 तरह के हैं। क्या है बच्चा? 3 तरह के हैं। सबसे पहला जो यहाँ पर हमें न्याय दिया गया है वो क्या है? सामाजिक न्याय। क्या दिया गया है? सामाजिक न्याय। अगर मैं उसके बाद बात करूं यहाँ पर, वो हमारा जो दूसरा न्याय है वो हमारा क्या है? आर्थिक न्याय है। फिर हमारा यहाँ पर क्या है भैया? राजनीतिक न्याय है। क्लियर है या नहीं है? थोड़ा स्पीड बढ़ते हैं क्योंकि भैया 7 बजे मेरी दोबारा से क्या है क्लास है, 7 से 10। तो भैया मैं भी पूरी रात का जगा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा सुबह 4 बजे से रिकॉर्डिंग करने लग गया था क्योंकि पहले मैथ्स की करी, क्योंकि लाइव क्लास का सिस्टम मुझे नहीं आ रहा है समझ में, इसलिए भैया रिकॉर्ड कर करके डाल रहा हूँ। तो जिन बच्चों ने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो एटलीस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, वीडियो को लाइक कर लो। बड़ा अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है जब आप लोग ऐसा करते हो। ठीक है, तो सुनिए, कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस रूप में नहीं आता? मैंने अभी बताया कि जो न्याय है वो भैया क्या है, देखो भैया सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक के रूप में आता है। क्या कानूनी रूप में आता है या नहीं आता है? आप कहेंगे भैया नहीं आता है। क्लियर है?
बिल्कुल सिंपल सी बात थी, मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। ठीक है बच्चा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए। कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता, क्या है भैया, अखंडता उल्लेख है। तो बताइए मुझे, किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई दुख तकलीफ है या नहीं है, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दो। आप लोगों को मैंने बताया है कि भैया न्याय कितने तरह का होता है, आप कहेंगे भैया न्याय यहाँ पर कितने तरह का होगा, बताओ मुझे। हम्म, मेहनत करो यार, जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, तो आप लोगों को यहाँ पर क्या है भैया, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता, अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है, बताओ मुझे। हे बजरंग बली, हे बजरंग बली, बताइए। हम्म, बता दो रे, बता दो। बताओ मेरे लाडलो। देखो यार मैं बताऊं, यहाँ पर न्याय कितने तरह के हैं, आप कहेंगे भैया न्याय है हमारे 3 तरह के। हाँ तो यार चेस्ट में है ना चुभन सी भी हो रही है, पता नहीं यार, शायद टाइम आ गया वो। देखो मैं आपको ना यह प्रस्तावना सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना एक बार। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, फिर कहेंगे आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि ठीक है बच्चा, ठीक है, फिर विचार अभिव्यक्ति, सुनिए सुनिए मेरी बात को, यहाँ पे लिखता हूं विचार, फिर आ गया आप कहेंगे अभिव्यक्ति, फिर यहाँ पर आ गया विश्वास, फिर आ गया धर्म, और क्या आ गया उपासना। इतनी बात समझे या नहीं समझे, ये क्या है भैया, ये क्या है भैया, उसकी स्वतंत्रता है, क्लियर है या नहीं है। फिर यहाँ पर कहता है सुनिए, प्रतिष्ठा, क्या है भैया, प्रतिष्ठा और अवसर, क्या है भैया, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो ये क्या है, ये है दे रखी है हमें यहाँ पर समता दे रखी है। ठीक है बच्चा, उसके बाद यहाँ पर क्या है, अखंडता, क्या है बच्चा, अखंडता। तो बताइए अब मुझे यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले क्या है भैया, आप कहेंगे भैया यहाँ पर न्याय है, फिर क्या है, स्वतंत्रता है, फिर क्या है, समानता है, फिर क्या है, अखंडता है। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए भाई, और तुम बताओ तो मुझे कुछ। देखो भाई, बड़ी मेहनत से आपके साथ जुड़ रहा हूँ, तो थोड़ा सा साथ जरूर दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप मेरा यहाँ पर क्या है बच्चा, साथ देंगे, और धीरे धीरे क्या है, बड़े बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लेता हुआ आऊँगा। देखो बढ़ने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, अगर नहीं बढ़ने की कोशिश करेंगे तो भैया फिर तो कुछ कहना ही नहीं, किसी किसी भी तरीके से। देखो आप लोगों के भरोसे ही क्या है मैं यहाँ पर टिका हूँ, और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना तो थोड़ी सी क्या है, मुझे भी एक हौसला मिलता है, मुझे भी क्या मिलता है, एक जुनून मिलता है कि अपने बच्चों के लिए और ज्यादा मेहनत की जाए। चाहे भैया यहाँ पर मेरा शरीर खराब हो जाए, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन यार मेहनत करो, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा ना तो दिक्कत बड़ी हो जाएगी। ठीक है बच्चा, क्लियर है या नहीं है। हर बात को मैंने यहाँ पर बारीकी से समझाने की कोशिश करी है, किस किस तरीके से यहाँ पर सारी की सारी चीजें होती हैं। तो चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहता है, फटाफट से जवाब दीजिए। आ जाओ भाई। देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया। अरे यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, जवाहरलाल नेहरू, आपको पता है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूँ। देखो भैया मेरी बात को सुनिए, यहाँ पर मेरी बात को सुनिए, आपसे क्या कहा है मैं बताता हूँ। एक हम्म, देखो जैसा कि आपको मैं बताऊं, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने विधानसभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। ठीक है,
इसने संवैधानिक संरचना के मूल सिद्धांतों और दर्शनों को निर्धारित किया। मतलब 22 जनवरी 1947 को विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से इसे अपना लिया गया और इसने अपने बाद के सभी चरणों के माध्यम से संविधान के अंतिम आकार को प्रभावित किया। इसका संशोधित संरक्षण वर्तमान संविधान की प्रस्तावना बनता है। इतनी बात समझे नहीं समझे? ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो कुछ बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। क्या? देखो, एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था भीमराव रामजी अंबेडकर साहब, स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री बने। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राष्ट्रपति थे, यानी कि 1950 से लेकर 1962 तक। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में क्या है चुना गया। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी क्या है काम किया था। उन्होंने संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में काम किया, जिसने भारत गणराज्य के पहले संविधान का प्रारूप तैयार किया, जो 1948 से लेकर 1950 तक चला था। 1946 में अंतरिम राष्ट्रीय सरकार में पहले खाद्य और कृषि मंत्री थे। कौन भैया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक है। चंपारण में सत्याग्रह, आत्मकथा, बापू के कदमों, क्या नाम है, सिंस इंडिपेंडेंस, साहित्य, शिक्षा, संस्कृति और भारतीय शिक्षा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख क्या थी कृतियां थी। ठीक है। उसके बाद एक बड़े व्यक्ति आते जिनका नाम है जेपी कृपलानी। उनका मूल नाम जीवंत राम भगवान क्या नाम है भगवान दास कृपलानी था, लेकिन लोकप्रिय रूप से उन्हें आचार्य कृपलानी के नाम से लोग जानते थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और नमक सत्याग्रह जैसे आंदोलनों में भाग लिया और 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली तब वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे भैया? अध्यक्ष थे। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी सभी प्यारी बहनों को, मेरे सभी प्यारे भाइयों को यहाँ पर क्या है हर चीज को मैंने बारीकी से समझाया होगा। तो देखो यार, प्लीज थोड़ा सा साथ दीजिए। आप लोगों के लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, बड़ी शिद्दत से लगा हुआ हूँ। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। डेली सुबह 7 बजे आप लोग को पॉलिटी की क्लास देखने को मिला करेगी और धीरे अभी डेली रात को 9:30 बजे आप लोग को मैथ्स की, धीरे धीरे मैं यहाँ पर हिस्ट्री की, क्या नाम है, रीजनिंग की, इकोनॉमिक्स की, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, करंट अफेयर की सभी की क्लासे क्या है बच्चा यहाँ पर अपलोड करना शुरू कर दूंगा। तो आज मेरा पहला दिन था पॉलिटी का, तो आप लोग का समर्थन चाहिए कि थोड़ा सा यहाँ पर साथ दीजिए। तो अंत में कहूंगा कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए मैथ्स बाय मंजीत सर। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भैया प्यारे प्यारे कमेंट ना करे हैं तो ये करना ना भूले। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।